हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC शिक्कर। हाँ तो बेटा, लेक्चर 13 में आपका स्वागत है। क्लियर। और प्रीवियस लेक्चर में उसको बहुत अच्छे से आपको देखना, पहुंच करके वो लंबा लेक्चर था 1 घंटा 17 मिनट का। तो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैंने डायग्राम के थ्रू जितने भी फीचर्स है वो सारे मैंने बताए आपको, प्रोकैरियोटिक सेल। और हालांकि सेल बायोलॉजी आप और अच्छे से लर्न करोगे, लेकिन यहाँ जो रिलेट हमने बता दिया। फिर मैं अभी आप बात करूंगा कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ लक्षण की बात करेंगे। लक्षण हो जाएंगे तो फिर अपन आवास आपको बता दिया था, आकृति, और फिर जो जीवन गतिविधियां होती है जीवाणु कोशिका की, श्वसन और पोषण, जनन, उनकी बातें अपन करेंगे जो एनसीईआरटी में यहाँ अपन को दे रखी है डायवर्सिटी के अंदर। तो बेटा पहले कुछ अपन बात करते हैं कि प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। तो प्रीवियस लेक्चर से इसको रिलेट करें। यस बेटा, अच्छे हो, मस्त हो, और वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ें। तो बेटा देखो, प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण। प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण या एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका के लक्षण मैंने आपको बताया था। तो बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जितने भी मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोनेरा में जो भी सदस्य हैं, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सेल वॉल सभी में प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। फर्स्ट पॉइंट। अब तुम जानते बेटा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका में या प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन की। आया ना, शुगर प्लस एमिनो एसिड, शर्करा और एमिनो अम्ल, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बोलो बेटा, किसकी बनी होती है? जो सामान्यतः सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये एक्सेप्शनली आप छोड़ दो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? भाई आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स जटिल पॉलीसेकेराइड की होती है। तो आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। इनको छोड़ दो, बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, स्पेशली जो मोनेरा जगत के प्रमुख सदस्य बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। समझ गए? फिर बेटा देखो, अपन ने क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भाई राइबोसोम तो झिल्ली है, बाकी वैसे भी राइबोसोम को छोड़कर कोई कोशिकांग नहीं होता। लेकिन आप ऐसे कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मतलब झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, जो भी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथ्वी जालिका हो, चाहे वो गोल्जी काय हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे हर्तलोक हो, कोई भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं होगा, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। हाँ, झिल्ली में संरचना हो सकती है बीजीए में, लेकिन झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं होगा। तो ये बेटा आपकी बात होगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात क्या करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोट्स में यानी जीवाणुओं में, प्रोकैरियोट्स में स्पेशली अपन बात करें कि जीवाणुओं में बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बेटा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना, 70S राइबोसोम होते हैं। क्लियर है बेटा? फिर अपन नेक्स्ट बात करें बेटा कि प्रोकैरियोट्स में
जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के रूप में नग्न वर्ताकार डीएनए होता है। इनका जीनोमिक डीएनए होता है नग्न वर्ताकार डीएनए, है ना, नेक्ड डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री नेक डीएस सर्कुलर डीएनए, ये आपका होता है नग्न वर्ताकार डीएनए। बोलो हाँ या ना बेटा? तो बहुत इजी से आप समझ गए ना, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें आप जानते हो नग्न वर्ताकार डीएनए है। नग्न वर्ताकार डीएनए जो कहाँ पाया जाता है? जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के डायरेक्ट संपर्क में होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। तो जो इनका जीनोमिक डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल या जिसको उसको अपन बोलते हैं अस्पष्ट केंद्रक, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक बताते हैं बेटा अपन। बोलो बोलो यस। और फिर अपन बात करते हैं बेटा कि प्रोकैरियोट कोशिका में, प्रोकैरियोट्स में स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। ये बेटा ये नॉलेज अपने काम में आएगा आगे। तो बेटा देखो, जब स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है तो पैकेजिंग नहीं होगी, है ना। और आप जानते हैं कि नॉन स्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है तो पैकिंग नहीं होगी। नॉन स्टोन प्रोटीन भी क्या होती है? एब्सेंट होती है, तो पैकिंग नहीं होगी बेटा। पैकिंग नहीं होगी तो गुणसूत्र नहीं बनेगा, क्रोमेटिन या गुणसूत्र यहाँ नहीं बनेगा। किसमें? प्रोकैरियोट में। इसलिए अपना अस्पष्ट केंद्रक होगा, न्यूक्लियोइड आप क्या कहोगे? जीनोफोर उसको आप कहोगे। बात को समझे बेटा। फिर देखो बेटा कि जो प्रोकैरियोट्स है, तो जब स्टोन प्रोटीन नहीं होते, पैकेजिंग नहीं होती, तो आप जानते हैं कि नो स्टोन, स्टोन ही नहीं है बेटा। अब स्टोन ही नहीं है तो पैकिंग ही नहीं है, तो गुणसूत्र नो क्रोमोजोम, नो क्रोमोजोम, गुणसूत्र नहीं है। अब बेटा गुणसूत्र ही नहीं है, गुणसूत्र नहीं है, तो आप जानते हो कि माइटोसिस और मियोसिस यहाँ एब्सेंट होगी। माइटोसिस मियोसिस क्या होगी बेटा? एब्सेंट। अब माइटोसिस मियोसिस एब्सेंट होगी तो तुम जानते हो ना कि मोनेरा जगत के सदस्यों में, अपन आगे बताएंगे, ये काम में आएगा ना जनन में, कि मोनेरा जगत के सदस्य में, प्रोकैरियोट्स में आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? गैमेट बन ही नहीं सकते, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सत्य लैंगिक जनन एब्सेंट होगा। सत्य लैंगिक जनन क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। बोलो बोलो, सारे बात आपको क्लियर करवा रहा हूं ना, कोई बात है तो बताओ बताओ। अब आप ध्यान दो कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको मैंने अच्छे से बताया कि प्रोकैरियोट सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें मुख्य जीनोमिक डीएनए के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ क्या पाया जाता है बताओ? कुछ बैक्टीरियल सेल में होता है, सब में तो नहीं। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ यानी प्लाज्मिड, तो मुख्य जीनोमिक डीएनए तो डीएनए से एमआरएनए या एंजाइम, जो उपापचयिक एंजाइम है या पिलाई का प्रोटीन है, फ्लैजिला का प्रोटीन, वो बनाएगा। सॉरी, उसका फ्लैजिला का प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जो पिलाई का प्रोटीन है ना, वो बनाता है कौन? एप्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड बनाता है। कुछ विशेष एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचर ये आपका बनाता है प्लाज्मिड। क्या बेटा? प्लाज्मिड। यस। फिर अपन कहेंगे प्रोकैरियोट कोशिका में विशिष्ट इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का मीन होता है अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड। तो बेटा आप जानते हो कि अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, पिंड पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, झिल्लीविहीन होते हैं, जैसे फास्फेट कण, ग्लाइकोजन कण या बीजीएमए साइनोफाइसिन कण, ये आपकी होती है इंक्लूजन बॉडीज, ये पाई जाती है। यस बेटा। आप जानते हो कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर, जैसे अपन कहते हैं ना, अगर यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए अंदर बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन कोशिका द्रव्य में। तो ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है?
कोशिका द्रव्य में, लेकिन प्रोकैरियोट में दोनों एक ही जगह होते हैं कोशिका द्रव्य में। और जीन की अभिव्यक्ति भी कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें बेटा? प्रोकैरियोट्स में। बोलो बोलो। और प्रोकैरियोट कोशिका बेटा तीव्रता से विभाजन करती है। किससे बेटा? तीव्रता से विभाजन करती है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि भाई जितने भी बैक्टीरिया होंगे तो ये रैपिडली डिवाइड होंगे। और अब आपको बता दूं जितने भी बैक्टीरिया, तो ये मूलभूत आपको लक्षण बता दिए मैं। तो ये आधारभूत सभी समान होंगे, लेकिन आकार आकृति में विविधता रख सकते हैं। तो आकार आकृति में विविधता आपके इनसाइड में यहाँ डायरेक्टली में दे रखी है, तो वो अपन क्लियर करते हैं। यस बोलो, क्लियर? तो देखिए बेटा जी कि प्रोकैरियोटिक जो जीवाणु हैं, इसका मतलब यूकेरियोट से सरल है। तो अपन सीधी बात कहते हैं कि भाई अगर अपन संगठन में देखें तो यूकेरियोट से सरल है। तो यूकेरियोट में सुविकसित केंद्र होगा, झिल्ली कोशिकांग होंगे। तो अपनी लाइन क्या आई कि प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स वो जीवाणु संरचनात्मक रूप से क्या होंगे? सरल, है ना? स्ट्रक्चरली सिंपल है, संरचनात्मक रूप से सरल, लेकिन व्यवहारिक रूप से जटिल है। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, व्यवहारिक रूप से क्या है बेटा? जटिल। क्योंकि अपन ने वहां पोलिसोम भी देखा, अपन ने प्लाज्मिड भी देखा, और अपन कहेंगे भी ये तरह तरह के न्यूट्रिशन अपन दर्शाएंगे। तो ज्यादा टाइप के एंजाइम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये शो कर सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से क्या है? जटिल है। फिर अपन कहते हैं बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल आकार, साइज, आकृति, शेप तथा कार्य में भिन्नता दर्शाती है, वेरिएबिलिटी रखती है, भिन्नता दर्शाती है। लेकिन इनका मूलभूत संगठन जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मूलभूत संगठन बेटा जो इनका सबका समान है। भाई जैसे बैक्टीरिया चाहे गोलाकार का हो चाहे छड़ के आकार का हो, आकृति में अलग अलग हो सकता है, आकार में थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन उनका जो मूलभूत संगठन है, सेल वॉल पेप्टोग्लाइकेन मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल पेप्टोग्लाइकेन मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोइड जीनोफोर, 17S राइबोसोम है। तो वो जो मूलभूत कैरेक्टर हैं, 17S राइबोसोम है, मीजोसोम, या फिर ये सारे कैरेक्टर वो होंगे, है ना? तो उनका मूलभूत संगठन में क्या होते हैं? समान होते हैं। यस बेटा। जैसे अपन कहें कि ये आपको आंसर में दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, मतलब उनकी आकृति के बेसिस पे, देयर शेप। क्लियर? बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। तो कितनी कैटेगरीज में वो ग्रुप्ड है? 4 कैटेगरीज में ग्रुप्ड है ना भाई। अपनी आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में, 4 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 4। क्लियर? क्योंकि बेटा बैक्टीरिया है वेरिएशन इन देयर शेप, अपनी आकृति में भिन्नता रखते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के आपके होते हैं। तो इसमें से देखो जो सबसे फर्स्ट टाइप के हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, वो फर्स्ट ग्रुप बेटा आपका क्या है? कोकस। फर्स्ट ग्रुप क्या है बेटा? कोकस। देखा ना आप इंसेट में? कोकस। क्लियर? अब इस कोकस का जो प्लूरल होगा, कोकस का, वो क्या होगा बेटा? ब्रैकेट में अपन लिखेंगे प्लूरल। बहुवचन क्या होगा इसका? प्लूरल। तो प्लूरल आपका होगा कोकाई। बताओ बहुवचन क्या होगा? प्लूरल क्या होगा? कोकाई होगा। क्लियर बेटा? अब आप समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया किस शेप के हैं, है ना? तो आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया स्पेरिकल या राउंडेड, है ना? स्पेरिकल या राउंडेड, गोलाकार, वर्ताकार, गोलाकार या वर्ताकार। तो देखो फर्स्ट कैटेगरी आकृति के अकॉर्डिंग तो वो है कोकस। कोकस है, प्लूरल है कोकाई, और स्पेरिकल या राउंडेड, गोलाकार या वर्ताकार है शेप में, गोलाकार या वर्ताकार। बात को समझे? फिर अपन बात करेंगे बेटा कि ये सबसे छोटे बैक्टीरिया है जीवाणु में, है ना? आदि जो है जीवाणु में, ये आप समझ रहे हो कि कोकस है ना, वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये आप समझ रहे हैं कि सबसे छोटे बैक्टीरिया आपके हैं कौन? कोकस। क्लियर? और आप समझ सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि गोलाकार या वर्ताकार, तो जब आपको इस रूप में मिल जाए गोलाकार या वर्ताकार, और आप समझ रहे हो कि इस प्रकार से इनका ग्रुप मिल जाए, कॉलोनी मिल जाए, उसको आपने क्या कह दिया? कोकाई। क्या कह दिया बताओ? कोकाई। बात को समझे? तो आपने इसको क्या कहा? कोकस। इसको आपने क्या कहा? कोकाई। बोलो बोलो, यस और नो? क्लियर है बेटा?
इसके अलावा अपन बात करें कि जो है ये अपन बात करें बेटा कि अधिकांशतः प्रतिरोधी, अधिकांशतः आप समझ रहे हैं बेटा कि अधिकांशतः प्रतिरोधी, प्रतिरोधी जीवाणु है, प्रतिरोधी जीवाणु है ना बेटा, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, प्रतिरोधी जीवाणु है। बात को समझे? तो ये आपका एक ग्रुप हो गया कोकस, प्लूरल आपका क्या हो गया कोकाई, और आप जानते हैं स्मॉलेस्ट हो गए और रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। जैसे अपन एग्जांपल लें डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यहां अगर अपन एग्जांपल लें तो जैसे बेटा डिप्लोकोकस न्यूमोनी या माइक्रोकोकस, ये आपकी बात हो गई। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी आपका एग्जांपल हो गया। बोलो हाँ, फिर आगे और है, अगर एक सिंगल एक ही है तो मोनोकोकस पेयर में है, युग्म में है ना। अगर मान लो अपन ऐसे कहें ना कि जैसे एक अकेला ही है, सिंगल सेल है, सिंगल फॉर्म है, सिंगल फॉर्म, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे मोनोकोकस। क्या कहोगे भी? मोनोकोकस। और अगर मान लो पेयर है, ये पेयर हो गया सेल का, ये पेयर है, यस बेटा, पेयर यानी युग्म, युग्म में है, दो सेल है, तो उसको आप बोलोगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। बोलो। और अगर मान लो जैसे ऐसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे चेन, चेन यानी श्रृंखला, तो श्रृंखला के रूप में है, श्रृंखला के रूप में, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। ये वंश होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, क्लियर। और ऐसे ऐसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, बंच फॉर्म, अंगूर का गुच्छा, तो ये अपन बात रहा कि क्लस्टर या बंच, बंच या क्लस्टर यानी गुच्छे रूप में होंगे, गुच्छा रूप में होंगे, तो उसको आप कहोगे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये नाम आता है ना आपके वंश, जैसे मोनो डिप्लोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है, स्टेफाइलोकोकस आता है, स्टेफाइलोकोकस। यस। अगर सबसे छोटे और बड़ा प्रतिरोधी वर्ताकार या गोलाकार आकृति के हैं तो कोकस है, बहुवचन कोकाई है। सबसे प्रतिरोधी हैं, सबसे छोटे हैं, और आप समझ रहे हैं कि फ्लैजेलाइन में लगभग एब्सेंट होता है। अब आप जानते हो कि अगर ये एकल रूप में हो तो मोनोकोकस, एक युग्म के रूप में हो तो डिप्लोकोकस, और अगर ये श्रृंखला के रूप में हो तो स्ट्रेप्टोकोकस, और क्लस्टर के रूप में हो तो क्या हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकस। बोलो हाँ है ना। तो बेटा आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया ऑन द बेस ऑफ शेप, यानी कोकस, कोकस ग्रुप आपका हो गया, जिसका मैंने आपको विवरण आपको बता दिया है। अब मैं सेकंड, जो आपके सामने सेकंड ग्रुप लेता हूं, क्लियर है। और सेकंड ग्रुप बेटा मैं आपके सामने लेता हूं, तो सेकंड ग्रुप क्या है यहाँ पे? सेकंड ग्रुप बेटा यहाँ पर है जो है बेसिलस। सेकंड ग्रुप आपको क्या है बेटा? बेसिलस। ये शेप के बेसिस पे सेकंड ग्रुप है, और सेकंड ग्रुप आपका है बेटा बेसिलस, बेसिलस है। अच्छा, इसका प्लूरल क्या है बेटा? प्लूरल बहुवचन, तो प्लूरल है बेसिलाई, बेसिलाई। ये लो, तो सेकंड आपका बेटा है बेसिलस और प्लूरल क्या है? बेसिलाई, बेसिलाई हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो शेप है, आकृति है शेप, तो वो शेप क्या है? रोड शेप, रोड शेप है बेटा, छड़ाकार, छड़ की आकृति है, छड़ाकार है ना, रोड शेप है बेसिलस के अंदर, है ना। बहुवचन आपको मैंने बता दिया। और आप लिखो कि अधिकांश बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकांश जीवाणु, अधिकांश जीवाणु इसी समूह में सम्मिलित होते हैं। बात को समझे भाई, अधिकांश जीवाणु इसी समूह में सम्मिलित होते हैं, बेसिलस, बहुवचन बेसिलाई।
तो अधिकांश जीवाणु इसी समूह में, और मृदा में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे सामान्य बैक्टीरिया बेसिलस है। तो बेसिलस प्लूरल आपका हो गया बेसिलाई। आकृति आपकी हो गई रोड शेप छड़ाकार, रोड शेप छड़ाकार, और अधिकांश जीवाणु इसी समूह में सम्मिलित होते हैं। तो ये आपके हो गए बेसिलस और रोड शेप आकृति के आपके हो गए। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने बताऊं कि इकोलाई है, यस इकोलाई है, या जैसे मैं आपको समझ बेसिलस, जो बेसिलस एंथ्रिक्स है, बेसिलस एंथ्रिक्स है ये। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, यस। और मैं आपके और एग्जाम्पल भी बता सकता हूं। और आप जानते हो कि जो एनसीईआरटी में यहाँ स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, ऐसे रोड शेप की कई सारी स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी है, और फिर उन स्ट्रक्चर में जो रोड शेप आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, उन स्ट्रक्चर्स में कुछ जो स्पेसिफिक छड़ाकार बैक्टीरिया हैं, उसमें आगे इस रूप में यहाँ आपको बना रखा है स्पोर। क्या बना रखा है? स्पोर। तो वैसे एंडोस्पोर जो बनते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, एंडोस्पोर बताएंगे जनन में, तो वो बेसिलस में बनते हैं सामान्यतः। बोलो बेटा। तो ये आपका हो गया बेसिलस, सेकंड कैटेगरी आपकी हो गई बेसिलस। बोलो बोलो भाई, यस। अब बेटा जी देखो, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं कि ये सेकंड कैटेगरी हो गई बेसिलस, यस। और आपने बताया रोड शेप, यस। और ये बात भी है कि डायग्राम में स्पोर वहां बता रखा है, यस। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख सकते हैं, क्लियर। अब बेटा जी ध्यान दो, जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप, तो यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप है वो है अपन बात जो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। अब बताओ बहुवचन क्या है, प्लूरल क्या है, बताओ। स्पाइरिला, ये लो साहब, ये बहुवचन है स्पाइरिला। तो स्पाइरिलम और बहुवचन क्या है? स्पाइरिला। तो ये थर्ड ग्रुप है। बोलो बोलो। और आप जानते हो कि सैप, इन जीवाणुओं की आकृति कैसी है? स्पाइरल सैप, स्पाइरल सैप है, यानी बेटा सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। आपको एनसीईआरटी में बता रखा है ना। और आप जानते हो कि इनके कसाबिकाओं का भी एक गुच्छा सा बता रखा है, जो मैं वहां फ्लैजिला के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, तो ऐसे कसाबी का गुच्छा बता रखा है। तो ये आपका हो गया स्पाइरिलम, है ना। और अपन बात रहे कि स्पाइरिलम वोलुटेंस, जिससे कुछ एग्जाम्पल भी हो गए। फिर आपका देखो बेटा, वहां पर आपको जो फोर्थ ग्रुप दे रखा है, फोर्थ ग्रुप, क्लियर। और वो फोर्थ ग्रुप जो आपको दे रखा है बेटा, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर कोमा या विब्रियो जो है, कोमा सेप, कोमा सेप उसको अपन बोलते हैं विब्रियम, विब्रियम, विब्रियम। और जो प्लूरल है, प्लूरल वो हो गया बेटा विब्रियो, विब्रियो। अब बताओ सैप कैसी होगी? सैप यहाँ पे होगी कोमा सैप, कोमा सैप। कोमा का आकार होता ना, जैसे तुम कोमा लगाते हो हिंदी के अंदर, तो ये आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में ये आपका हो गया कोमा सैप। विब्रियम प्लूरल क्या हो गया? विब्रियो, है ना। और अपन बात करें कि विब्रियो एग्जाम्पल अगर अपने यहाँ पर कहें तो एग्जाम्पल जानते हो, कोलेरा हेजे का जो जीवाणु है विब्रियो, है ना। ओ अपन भाई एग्जाम्पल की बात करें अपन बेटा, तो जो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी है, एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, यस। तो ये आपका कोमा सैप है। विब्रियम प्लूरल क्या है? विब्रियो, और विब्रियो कोलेरी इसका आपका एग्जाम्पल है। बात को समझे? तो आपके सामने वहां सबके आपके डायग्राम भी दे रखे हैं, यस बेटा। तो ये आकृति के आधार पर कितने? 4 ग्रुप हो गए। बात को समझे? आकृति के आधार पर 4 ग्रुप हो गए, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियम। बात को समझ रहे हो ना अच्छे से आप? बोलो बोलो। और अब बेटा जी देखो, अपन नेक्स्ट अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई फ्लैजिला का संगठन क्या है, वो तो सेल बायोलॉजी में क्लियर होगा, है ना। उसके बेसिस पे अपन डिवाइड, वो भी सेल में होगा। लेकिन अब अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा जी
कि भाई जो एनसीईआरटी के अंदर है बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस, जीवाणु की जीवन गतिविधियां, यानी बैक्टीरिया का उपापचय, यानी सबसे पहले पे स्टार्ट करेंगे श्वसन, पोषण, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और फिर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। बात को समझे? तो ये इसके बाद की बात है, क्लियर है? हाँ बेटा, तो देखो बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस, बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको समझा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। जीवाणु जीवन गतिविधियां, तो प्रोमिनेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो बहुत ही प्रोमिनेंट मुख्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मुख्य जो पापचिक गतिविधियां होती है वो बैक्टीरिया लाइफ प्रोसेसेस में जीवाणुवीय जीवन गतिविधियों में सम्मिलित होती है। और बेटा जो मुख्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मुख्य उपापचय गतिविधियां हैं प्रोमिनेंट, वो दो हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, और न्यूट्रिशन यानी क्या? पोषण। रेस्पिरेशन, श्वसन और न्यूट्रिशन यानी क्या बेटा? पोषण। यानी जो भी श्वसन का तरीका है या फिर न्यूट्रिशन का जो तरीका है, मोड है, तरीका है, वो अपन बात करते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें बेटा, श्वसन देखो इसे एनसीईआरटी में नहीं, पोषण अच्छे से एनसीईआरटी में है, लेकिन श्वसन से रिलेटेड अदर टॉपिक में या यहाँ पर कई क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, तो सारी बातें आपकी क्लियर कर दूं मैं, जो कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहेगा। क्लियर? तो देखो बेटा जी, फिर फर्स्ट अपन लेते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। स्वातन भाई, श्वसन की दृष्टि से भाई ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक। देखो सबसे पहले तो एनारोबिक था, लेकिन बाद में बहुत सारों ने एरोब भी किया। तो भाई श्वसन की दृष्टि से ये एरोबिक है, वायवीय है, या एनएरोबिक मतलब अवायवीय है। तो बेटा देखो, श्वसन के तरीके के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, श्वसन के तरीके के आधार पर जीवाणुओं को दो मुख्य समूह में बांटा गया है। फर्दर कितनी मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया? दो। यस, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का तरीका क्या है? श्वसन का तरीका, तो बेटा मोड ऑफ रेस्पिरेशन दोनों इसमें है, एरोबेज यानी वायवीय श्वसन, वायवीय एरोबेज, और एनएरोबिक यानी आप जानते हो अवायवीय, अवायवीय। तो दो कैटेगरी होगी। अब सुने फर्दर, जैसे एरोब को भी फर्दर दो कैटेगरी में आ गई और एनारोब को भी दो कैटेगरी में। तो जैसे एरोब वायवीय श्वसन को, वायवीय श्वसन, तो बेटा आप समझ रहे हैं कि भाई वायवीय श्वसन को आगे दो कैटेगरी में, ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोब्स, अविकल्पी वायवीय, ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोबेज यानी अविकल्पी वायवीय, अविकल्पी वायवीय। यस और नो? तो ओब्लिगेट, स्ट्रिक्ट एरोबेज यानी अविकल्पी वायवीय, या फिर दूसरी जो कैटेगरी है, ये फर्स्ट है इसके एरोबेज की, और ये सेकंड है फैकल्टेटिव एनएरोब। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना ना कि सर आपने फैकल्टेटिव एनएरोब वर्ड क्यों जोड़ दिया, विकल्पी अवायवीय, सॉरी विकल्पी अवायवीय कैसे जोड़ दिया, जबकि आप तो वायवीय के टाइप बता रहे हो, वायवीय के टाइप बता रहे हो, फिर विकल्पी अवायवीय। अरे बेटा, जैसे मैं आप कहूँ कि आप जब कोचिंग आते हैं किसी स्कूल में, आप जा रहे थे तो 6 के 6 दिन आप ड्रेस में जा रहे थे तो आप अविकल्पी थे, लेकिन एक दिन गुरुवार को आपको ड्रेस की छूट गई तो आप विकल्पी विदाउट हो गए। विकल्पी विदाउट मतलब 5 दिन तो आपको ड्रेस में आना पड़ेगा, लेकिन एक दिन आप क्या पहन सकते हो? विदाउट ही पहन सकते हो। और अगर कोई स्कूल मान लो 6 के 6 दिन भाई ड्रेस में आना, यहाँ तो भी कुछ भी नहीं, तो फिर आप क्या हो जाओगे? अविकल्पी हो जाओगे ना। तो विकल्प उल्टा ही तो होता है, आपको विकल्प दिया जाए तो वो उल्टा ही तो होता है। तो बेटा देखो, वायवीय श्वसन फर्दर फिर दो कैटेगरी में, ओब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोबेज अविकल्पी वायवीय, और फैकल्टेटिव एनारोब विकल्पी अवायवीय। अब सुनो, इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिलस सबटिलिस, और इसका एग्जाम्पल क्या है? सुडोमोनास। क्या कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट एरोबोज होते हैं, कि ये जीवाणु, जो ये जीवाणु है बेटा, फर्दर आप जानते हैं कि ये जीवाणु तो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं। हाँ ना बेटा? भाई ये जीवाणु जो ओब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोब हैं, अविकल्पी वायवीय, ये जीवाणु तो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं, है ना? दे लिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ये बैक्टीरिया तो केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जीवित रह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम तंत्र है, इनमें जो एंजाइम सिस्टम है, एंजाइम सिस्टम
एंजाइम तंत्र, है ना बेटा, वो एंजाइम तंत्र केवल वायवीय श्वसन के लिए ही है, या वायवीय श्वसन के ही एंजाइम है। बोलो, केवल वायवीय श्वसन के एंजाइम है और कोई विकल्प ही नहीं है, समझे। तो ये तो आप कहोगे ओब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोबेज। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ओब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं, कि जो केवल केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जीवन यापन करें, क्योंकि केवल एरोबिक वायवीय श्वसन के एंजाइम है, बाकी उनमें कोई है ही नहीं, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। अगर आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर आता है, स्यूडोमोनास जैसे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आ जाए विकल्पी अवायवीय सामान्यतः श्वसन की दृष्टि से है। तो बेटा विकल्पी अवायवीय आ जाए ना श्वसन की दृष्टि से, क्या हम वायवीय हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो, तो उस समय वो अपने उपापचय को चेंज कर लेते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए क्या हो सकते हैं, अवायवीय हो सकते हैं। ये विकल्प जुड़ गया ना। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि विकल्पी अवायवीय श्वसन की दृष्टि से सामान्यतः होते हैं, तो क्या होते हैं बेटा, वायवीय होते हैं। क्लियर, यानी सामान्यतः दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, सामान्यतः ये वायवीय श्वसन दर्शाते हैं, सामान्यतः ये वायवीय श्वसन दर्शाते हैं। यस बेटा, लेकिन यदि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने पर ये अपनी मेटाबॉलिक उपापचय को स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो फिर ये अपने उपापचय को क्या कर लेते हैं बेटा, चेंज कर लेते हैं, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि भी इनके प्रमात्र की जैसे ही ऑक्सीजन के कम होने पर आप समझ रहे हैं कि स्विच ओवर कर लेते हैं। क्लियर, तो ये बेटा एनवायरमेंट में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने पर, पर्यावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने पर ये स्विच ओवर कर लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास। तो एरोब के दो टाइप हो गए, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट तो एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब, मतलब सामान्यतः श्वसन की दृष्टि से क्या है, एरोबिक ही है, वायवीय है। नॉर्मली ये वायवीय श्वसन ही दर्शाते हैं, लेकिन अपन कहें कि ये कैपेबल है, समर्थ है स्विचिंग और टू एनारोबिक मोड, यानी ये ऊर्जा अपने जीवन यापन करने के लिए जब ऑक्सीजन नहीं हो तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये अपनी गतिविधि को चेंज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अवायवीय में, है ना, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती है। तो बात को समझे, क्लियर। पर्यावरण, तो आपको मैंने एग्जांपल इसके अंदर बता दिया, स्यूडोमोनास। क्या बता दिया बेटा, स्यूडोमोनास। तो ये आपकी बात हो गई, ये एरोब के आपके टाइप हो गए फर्स्ट, इस एरोब के। अब मैं किसके बताऊंगा, एनारोब के बताऊंगा। तो लो भी एनारोब के बता देता हूं। ये लो बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बेटा एनएरोब के, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन के आपको टाइप बताता हूं, वही दो टाइप आपके हो जाएंगे। इसको फर्दर दो कैटेगरी में आपका हो जाएगा, ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट। और ये अपन बात बेटा की ओब्लिगेट या स्ट्रिक्ट, वो तो आपका क्या होगा, एनारोब वेज ही होगा। और यहाँ आपका हो जाएगा फैकल्टेटिव, यानी ये विकल्पी। तो फैकल्टेटिव क्या होंगे, एरोबेज होंगे, यानी विकल्प उल्टा लगेगा ना, विकल्पी वायवीय होंगे। यस बेटा। अब देखो, ये तो आपका होगा यहाँ पर अविकल्पी, भाई जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं, अविकल्पी। और तरीका क्या श्वसन का, एनारोब। तो अविकल्पी अवायवीय, अविकल्पी अवायवीय, बात को समझे। अविकल्पी ओब्लिगेट स्ट्रिक्ट एनारोब, अविकल्पी अवायवीय। और बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बैक्टीरिया केवल
अवायवीय शोषण दर्शा सकते हैं। अवायवीय शोषण दर्शा सकते हैं। क्लियर? इनमें वायवीय करने की सामर्थ्य ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है, एरोबिक सिस्टम ही नहीं है। हाँ है ना बेटा? तो ओब्लिगेट एनारोब है ना। आप जानते हैं कि इनकी स्लो ग्रोथ होती है, जो वायवीय शोषण करने वाले एंजाइम के रूप में इनकी स्लो ग्रोथ होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें वायवीय शोषण को करने के लिए एंजाइम ही नहीं होते हैं। वायवीय शोषण के लिए इनमें एंजाइम नहीं होते, इसलिए अपन बात कर रहा कि ये अवायवीय शोषण ही करते हैं। हाँ, थोड़ी धीमी ग्रोथ जरूर होती है। तो बेटा एग्जाम्पल आपका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना बेटा? इसका आपका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना बेटा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। जानते हो ना, जो सबसे तिरुभोजन विषाक्तता करता है डिब्बाबंद सामग्रियों के अंदर, ये बात आपकी होगी। अब देखो फैकल्टेटिव एरोब दिया ना, विकल्पी वायवीय। विकल्पी वायवीय यानी शोषण की दृष्टि से बताओ क्या होते हैं सामान्यतः? शोषण की दृष्टि से सामान्यतः अवायवीय होते हैं, लेकिन ऑप्शन है एरोब भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एरोब। बोलो हाँ है ना? तो बेटा आप समझ सकते हो कि जनरली एनारोबिक है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन करने में कैपेबल होते हैं अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए तो, है ना? जैसे अपन बात बेटा कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना, अधिकांशतः एक तो फर्मेंटेशन करने वाले, किण्वन करने वाले, और अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी। हाँ बेटा, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बोलो क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एरोब, विकल्पी वायु होते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक यानी विकल्पी वायवीय होते हैं, विकल्पी वायवीय होते हैं। जैसे क्लोरोबियम, क्लोरोबियम होते हैं ना, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु फैकल्टेटिव एरोब होते हैं, विकल्पी वायवीय। बोलो, और किण्वन करने वाले। तो ये शोषण हो गए, मैंने कैटेगरी आपको बांट दी और सारे क्वेश्चन से रिलेट आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट होगा पोषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर है और बहुत अच्छे से। तो आप इस टॉपिक ऐसे ही पढ़ें। देखो मोनेरा जगत पढ़ें तो पहले आप सेल के बारे में पढ़ लें, फिर आप आवास पढ़ लें, फिर आप फर्दर जानते हो कि आर्कियोबैक्टीरिया डिफरेंट, तो आर्कियोबैक्टीरिया अलग ग्रुप अपने पढ़ा दिया, तो पहले आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ लें, फिर आप बैक्टीरिया में आ जाएं, फिर आकृति पढ़ लें। कोशिका तो इसलिए मैंने कि सेल बारे से रिलेट बता दी, फिर आप आकृति पढ़ लें और उसके बाद आप बैक्टीरिया में शोषण मैंने पढ़ा दिया, बैक्टीरिया का पोषण पढ़ लें। पोषण पढ़ने के बाद वहीं बीच में देगा, पोषण पढ़ने के बाद अपन जनन करा देंगे, उसके बाद बीजीय बीच में देगा, तो साइनोबैक्टीरिया को अलग ग्रुप के रूप में कराएंगे। फिर आप एक साथ एनसीईआरटी पढ़े। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बेटा, क्लियर? तो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्या लेते हैं बताओ? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हाँ बेटा, तो अपन बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। तो देखो बेटा जी कि जीवाणुओं में पोषण की अपन बात कर रहे थे कि भाई न्यूट्रिशन कैसे, अपन मेटाबॉलिक जो उनकी एक्टिविटी थी उसमें पहला रेस्पिरेशन इन शोषण पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बेटा आराम से आ जाएंगे। तो देखो जीवाणु में पोषण। तो बेटा देखो, जीवाणु एक ऐसा समूह है जो अत्यधिक विस्तृत उपापचय विविधता प्रदर्शित करता है। अत्यधिक विस्तृत उपापचय विविधता प्रदर्शित करता है, यानी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा उपापचय विविधता अगर किसी समूह में है तो वह है मोनेरा। किस किंगडम में बताओ? मोनेरा। तो अपन बोलते हैं कि दे हैव मोस्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री होगी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव, अत्यधिक सबसे ज्यादा उपापचय विविधता दर्शाते हैं। बात को समझे? सबसे ज्यादा उपापचय विविधता। ये सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा समूह जो सबसे अधिक उपापचय विविधता दर्शाता है। तो बेटा देखो, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी आप कहोगे कि सबसे अधिक उपापचयी
सबसे अधिक उपापचयी विविधता, है ना बेटा। और ये जो क्वेश्चन आपका था ये CBS जो नीट एग्जाम है, यानी पहले AIPMT हुआ करता था, तो AIPMT 2012 का क्वेश्चन भी। बोलो यस। अब बेटा यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे अधिक उपापचयी विविधता का मतलब क्या है। अर्थात बेटा यह समूह सबसे अधिक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सबसे अधिक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। बोलो हाँ है ना। सबसे अधिक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं ये मोनेरा समूह। सबसे ज्यादा टाइप की उपापचयी क्रियाएं, है ना, मतलब सबसे ज्यादा प्रकार की केमिकल रिएक्शन, एनाबोलिज्म। क्यों, अभी आगे अपन आपको बताएंगे। यस बेटा। तो फिर आप ध्यान दो, देखो आगे कि भाई जो अधिकांश जीवाणु हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, अधिकांश जीवाणु हैं पोषण की दृष्टि से, अधिकांश जीवाणु पोषण की दृष्टि से विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? विषमपोषी होते हैं। बोलो बेटा यस। यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया अधिकांश जीवाणु आर या मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यानी अधिकांश जीवाणु कौन सा पोषण दर्शाते हैं बताओ? विषमपोषी, यानी अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंडेड होते हैं, या तो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से यानी मर्तोपजीवी, या फिर लिविंग से पैरासाइट जो भी है वो अपन आगे बात करेंगे। तो अधिकांश जीवाणु पोषण की दृष्टि से क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। क्लियर। लेकिन अपन कहें बेटा कि कुछ जीवाणु पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होते हैं। ये लो बेटा, स्वपोषी होते हैं। यानी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप, है ना। सम आर ऑटोट्रॉप। अपन कहें कि सम आर ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यस बेटा। क्लियर। तो अपन कहते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, लेकिन कुछ क्या शो करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बोलो हाँ है ना। यानी बेटा ये हेटेरोट्रोपिक मोड भी रखते हैं, पोषण का तरीका विषमपोषी भी है, और पोषण का तरीका क्या है बेटा? स्वपोषी भी है। क्लियर। अब देखो बेटा जी, अपने आपको ये बताया कि यहाँ भाई ऑटोट्रोफिज्म भी शो कर सकते हैं, हेटेरोट्रोफिज्म भी कर सकते हैं, ऑटोट्रोफिज्म भी कर सकते हैं। तो पहले अपन यहाँ बेटा बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं बताओ? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यस। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये बेटा अपन बात रहे कि जो स्वपोषी पोषण होता है ना, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यस बेटा। अब देखो बेटा कि जो भी स्वपोषी जीवाणु हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर। कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फोटोट्रोप्स और कीमोटोट्रोप्स। क्लियर। अपन कहें कि जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी हो सकते हैं। या अपन कहें कि जो स्वपोषी बैक्टीरिया हैं वो रसायन स्वपोषी या फिर क्या हो सकते हैं बेटा? प्रकाश स्वपोषी हो सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि कीमोटोट्रोफ्स या फोटोऑटोट्रोप्स। बोलो।
तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी अपन कहें बेटा सीधी सी बात कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी फोटोट्रोप्स और कीमोटोट्रोप्स कि जो भी बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रखते हैं वो फोटोट्रोप भी हो सकते हैं और बेटा क्या हो सकते हैं, कीमोटोट्रोप भी हो सकते हैं, है ना। अपन कहें कि स्वपोषी पोषण रखने वाले जीवाणु तो वो बेटा रसायन स्वपोषी भी हो सकते हैं और प्रकाश स्वपोषी भी हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं अगर वो कीमोटोट्रोप हैं तो कीमोसिंथेसिस प्रदर्शित करेंगे, और अगर वो फोटोट्रोप हैं तो क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्लियर बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि अपन बात करें कि कर्मश ये कीमोसिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस व फोटोसिंथेसिस प्रदर्शित करते हैं, कीमोसिंथेसिस व फोटोसिंथेसिस प्रदर्शित करते हैं, यानी ये प्रक्रियाएं करते हैं। अब सुनो, पृथ्वी पर आपने आज तक स्वपोषण सुना है तो फोटोसिंथेसिस ही है और बाकी भी संपोषण है, लेकिन इनमें स्वपोषण में एक एक्स्ट्रा कीमोसंश्लेषण, कीमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण और कीमोटोट्रोप रसायन स्वपोषी, ये प्रक्रिया केवल इस पृथ्वी और पृथ्वी बैक्टीरिया में कहीं नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि उपापचय रूप से ये ग्रुप दे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी सबसे अधिक उपापचय विविधता दर्शाता है ये ग्रुप। कौन सा जगत बेटा, मोनेरा। बोलो कौन सा जगत, मोनेरा। यस। अब अपन बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो अपन यहाँ से बात करेंगे कि जो कीमोटोट्रोप बैक्टीरिया हैं, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो कीमोसिंथेसिस कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में वो अपना भोजन बनाते हैं, और फिर अपन आपसे बात करेंगे कि जो फोटोट्रोप हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये अपन आपसे बात करेंगे। बात तो समझ रहे हो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैं यहाँ बात करूँगा क्या, कीमोसिंथेसिस की। किसकी बात करूँगा बताओ, कीमोसिंथेसिस की फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसकी, जो फोटोसिंथेसिस की। यस बेटा। तो देखो बेटा इसका मतलब कि दो आपके सामने कैटेगरी थी, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिज्म में फर्स्ट आपका था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। और ये क्रियाविधि केवल और केवल इस पृथ्वी पर मोनेरा जगत में है, बाकी इस पृथ्वी का कोई अन्य कोई जीव ये क्रियाविधि प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो बेटा देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, तो इस श्रेणी से संबंधित जीवाणु भोजन संश्लेषण के लिए, अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए, भोजन संश्लेषण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भोजन संश्लेषण के लिए ऊर्जा कुछ निश्चित अकार्बनिक या कार्बनिक, मेनली अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फेरसाइन आदि के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं, आदि के ऑक्सीकरण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। बात को समझे। तो ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी मैं यहाँ सीधी बात लिखूं, है ना, कि बाई ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीकरण द्वारा। क्लियर। तो जैसे उसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मेनली इनऑर्गेनिक और कभी कभी एक आधा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बाय द ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा आप जानते हो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। क्लियर। अब ये जो ऊर्जा मुक्त होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, बात को समझ रहे हो आप। तो बेटा आप समझ पा रहे हैं कि अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, ये एनर्जी जो प्राप्त होगी ये किसके रूप में ट्रैप होगी, है ना, ये किसके रूप में ट्रैप होगी, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। किसके रूप में ट्रैप होगी बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल, यानी एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में संचित एटीपी मॉलिक्यूल।
और ये एटीपी मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि कार्बन स्वांगीकरण, कार्बन स्वांगीकरण आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो डार्क रिएक्शन कार्बन स्वांगीकरण है वैसे, है ना, CO2 फिक्सेशन, कार्बन स्वांगीकरण, कार्बन एसिमिलेशन में प्रयुक्त होगी, कार्बन स्वांगीकरण में प्रयुक्त होगी या भोजन संश्लेषण में प्रयुक्त होगी, है ना। हाँ, भोजन हमेशा अकार्बनिक से कार्बनिक ही बनेगा बेटा, बोलो बोलो। अर्थात अपना बात बेटा कि ये जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो एटीपी मॉलिक्यूल में गई, ये एनर्जी अपना कार्बन स्वांगीकरण में प्रयुक्त होगी, है ना। और यहाँ आप समझ सकते हैं कार्बन स्वांगीकरण में या शर्करा संश्लेषण में, कार्बन स्वांगीकरण में या किसमें बेटा, शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त होगी, बोलो बोलो। कार्बन स्वांगीकरण या शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त होगी कि किसी भी इनऑर्गेनिक, मेनली इनऑर्गेनिक ही, क्लियर, और या कभी कभी कोई ऑर्गेनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में ऊर्जा मुक्त होगी, वो ऊर्जा किसके रूप में ट्रैप होगी, किसके रूप में इकट्ठी होगी, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में इकट्ठी होगी। एटीपी मॉलिक्यूल अब वो किस में यूज होगा, कार्बनिक स्वांगीकरण, शर्करा संश्लेषण में, शर्करा संश्लेषण में यूज होगा। और अपचायक शक्ति के रूप में किसी भी अन्य यौगिक से हाइड्रोजन, किसी भी अन्य सोर्स से अपना थोड़ा वाटर के अलावा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वाटर के अलावा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन भी आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि CO2 या जो भी अकार्बनिक इसका भी आपका भोजन के अंदर संश्लेषण हो जाएगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मतलब अपचायक शक्ति के रूप में किसी अन्य किसी भी स्रोत से, सोर्स से हाइड्रोजन आ जाएगा, जल को छोड़कर, जल को छोड़कर। तो ये आपके क्या होंगे, रसायन संश्लेषित जीवाणु, क्या होंगे, रसायन संश्लेषित। देखो बेटा, ये इस पृथ्वी पे ऊपर केवल और केवल मोनेरा जगत के सदस्यों में, बाकी आप जानते हो कि जितने भी जीव हैं रासायनिक ऊर्जा का डायरेक्ट अपने उपापचय में यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी कभी भी रासायनिक ऊर्जा से भोजन संश्लेषण नहीं करेंगे, ये एकमात्र कौन करेंगे, मोनेरा करेंगे। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपापचय विविधता किसमें है, मोनेरा में। ये मैं आपको बहुत बड़े लेवल पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर भी है, फोटोसिंथेसिस जहाँ टॉपिक दे रखा है फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पर भी कुछ लाइनें बता रखी है, आपके A to Z सारी बातें क्लियर हो जाएगी जब तक मैं न्यूट्रिशन कराऊंगा, और वहाँ से यहाँ सारे कंसेप्ट क्लियर अपने आप हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा आप पढ़ोगे तो। यस, अब बेटा देखो, जैसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, आयरन बैक्टीरिया। अब मैं आपके सामने एग्जांपल दूँ, जैसे इसका कीमोसिंथेटिका, जैसे आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया मतलब लोह जीवाणु। तो बेटा देखो, ये आयरन बैक्टीरिया जो लोह जीवाणु है, लोह जीवाणु, ये लोह जीवाणु क्या करेगा, ये बेटा जो फेरस आयन होता है, फेरस, तो Fe+2, अब इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा Fe+3 में। जैसे ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो ऑक्सीकरण बढ़ गया ना, Fe+2 किस में बदल गया बेटा, Fe+3 में। तो जैसे ऑक्सीडेशन करेगा, क्या रिलीज होगी, एनर्जी, ऊर्जा, और ये ऊर्जा किसके रूप में ट्रैप हो जाएगी, एटीपी, क्लियर। और वो किसमें प्रयुक्त होगी, फिर शर्करा संश्लेषण में। अब शर्करा संश्लेषण में आप जानते हो एक तो एटीपी चाहिए, एटीपी आपके पास में आ गई शर्करा संश्लेषण में। अगर आप याद करो उधर का शर्करा संश्लेषण, CO2 फिक्सेशन, देखते एटीपी चाहिए, आ गई ऊर्जा। और एक आप जानते हो अपचायक शक्ति चाहिए, NADP को हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो जल के अलावा अदर सोर्स से, अन्य स्रोत से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो ये आपका हो गया ना रसायन संश्लेषी। ऐसे जाना माना उदाहरण जो कई बार नीट में आ चुका है, और वहाँ 11वीं के अंदर जो आपको नाइट्रोजन चक्र है वहाँ दे रखा है, एक प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, पहले तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया से 3O2 रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो अमोनिया पहले तो नाइट्राइट में चेंज होती है, ये आपकी दूसरा उदाहरण हो जाएगा, क्लियर। तो NH3 फिर नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट किस में चेंज होता है, नाइट्रेट में, बोलो बोलो, होता है ना। तो ये कौन करते हैं, ये करते हैं अपना मात्र की यहाँ जैसे नाइट्रोसोमोनास, क्लियर, और या नाइट्रोकोकस जो है, और यहाँ पर मात्र की नाइट्रोबैक्टर, बोलो बेटा, यस। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोबैक्टर, ये लो। तो ये ऑक्सीडेशन ही तो है, और इन जीवाणु को आप क्या बोलते हो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इन जीवाणु को आप बोलते हो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रीफाइंग जीवाणु, सही। तो नाइट्रीफाइंग जो जीवाणु होते हैं, वो बेटा रसायन स्वापोषी होते हैं, कीमोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? रसायन स्वपोषी। क्योंकि आपको वहां रिएक्शन भी दे रखी अच्छे से कि ये पहले तो आप अच्छे से जानते हो कि जो अमोनिया होता है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस, वो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है बताओ? नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट। फिर नाइट्रोबैक्टीरियस नाइट्राइट को फिर ऑक्सीडेशन करता है, किसमें चेंज करता है? नाइट्रेट। किसमें करता है? नाइट्रेट में। तो दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और दोनों ऑक्सीडेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी एटीपी के रूप में हो जाएगी, है ना। और फिर आप जानते हो कि एटीपी के रूप में हो जाएगी तो फिर आप समझ रहे हैं बेटा कि अदर सोर्स से वही हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर आपका अपना शर्करा संश्लेषण हो जाएगा। तो ये कैसे हो गए? कीमोसिंथेटिक हो गए, कीमोटोट्रॉप्स हो गए, रसायन स्वपोषी हो गए, जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है वहाँ फिजियोलॉजी से भी। बोलो हाँ, है ना। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्लियर। ऐसे अपन बात बेटा कि जो सल्फर बैक्टीरिया होता है, मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि सल्फर बैक्टीरिया होता है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर जीवाणु। तो बेटा जो सल्फर बैक्टीरिया होता है मैं आपको बता दूं तो वो देखो कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, ये ब्रेक हो जाएगा H2+S, ये लो ऑक्सीडेशन हो गया ना, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ एग्जाम्पल आपका है बेगिए टोआ, बेगिए टोआ, ये बेगिए टोआ आपका एग्जाम्पल है। बोलो हाँ, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के। बोलो बोलो। अब अपन बात करते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की और फिर हेटेरोट्रोप न्यूट्रिशन की। तो ऐसे पूरा आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा किसका? बैक्टीरिया का। कुछ कुछ लाइनें इधर उधर दे रखी है, लेकिन आप हिंदी में एक लाइन गलत भी है एनसीईआरटी में, तो आप इंग्लिश एनसीईआरटी उस लाइन को कनेक्ट करते हुए और दिमाग लगाते हुए आप पढ़ना इसको बहुत अच्छे से, या मॉड्यूल से अपने से। बोलो हाँ, है ना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट बेटा, मस्त, मतलब समझ कर, मजा लेकर, बहुत अच्छे लेवल के कंसेप्ट, जैसे आपको ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छे है ना। और बेटा बहुत अच्छे मस्त होकर अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, क्योंकि अपना ऐसा नहीं कि नॉर्मल बोर्ड भी पूरा कर दिया जाता है। ऑफलाइन में तो आपको यहाँ मज़ा आ जाएगा और ऑनलाइन में भी खूब। तो बहुत जिनके अच्छे परसेंटेज आए अपने साथ में अच्छे अच्छे बच्चों को जोड़ो और सजेस्ट करो सीएलसी के लिए, हम हर तरह से आपके साथ हैं। बोलो क्लियर। हाँ तो बेटा देखो कि भाई यहाँ आपको मैं बताऊँ कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट अपने सबसे पहले बताया, कीमोटोट्रोपिक बता दिया ना आपको, कीमोटोट्रोपिक। और बेटा आप समझ सकते हो कि कीमोटोट्रोप को लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं बता? लाइट एनर्जी की। क्लियर। अर्थात एनर्जी सोर्स के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बेटा लाइट को यूटिलाइज, नॉट यूटिलाइज लाइट। क्लियर। वो लाइट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। बात को समझ रहे हो? तो बेटा वो लाइट को यूटिलाइज नहीं करते हैं, आप ध्यान देना। यस। अब अपन जो नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं ऑटोट्रोपिक में ही, वो आपकी कैटेगरी है फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्या है बेटा? होता फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, हाँ ना। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का मीन होता है प्रकाश स्वपोषी जीवाणु, प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। अब बेटा आप समझ सकते हो कि ये जीवाणु जो प्रकाश स्वपोषी जीवाणु हैं बेटा, ये फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये कैपेबल है, समर्थ हैं कि सनलाइट को एंट्रैप करने में, और उसको यूटिलाइज करने में ये कैपेबल है, समर्थ हैं। कौन बेटा? जो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। और फिर उस लाइट रिएक्शन थ्रू ये एटीपी निर्माण करते हैं। यस। तो बेटा जी देखो, ध्यान दो कि जो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, इसीलिए अपन बात कहें कि ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु भोजन संश्लेषण में या भोजन संश्लेषण के लिए, ये जीवाणु भोजन संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यस बेटा, ये भोजन संश्लेषण के लिए किसका यूज करते हैं? लाइट एनर्जी का, सोलर एनर्जी का। ये जीवाणु भोजन संश्लेषण के लिए ये प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यस और बेटा। और
यानी कैसे कर सकते हैं, तो अपन सीधी सी बात करते हैं कि ये भोजन संश्लेषण के लिए लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। क्लियर भाई, किस कारण? तो अपन कहते हैं भाई बाई एनट्रैपिंग सोलर एनर्जी, यानी जैसे ही सौर ऊर्जा को एंट्रैप करते हैं, ये एंट्रैपिंग करते हैं, तो फिर आपके किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन यानी ऊर्जा निर्माण। क्लियर। और फिर बेटा इस एटीपी फॉर्मेशन होगा, इसका निर्माण किस में करेंगे, इसका यूज किस में, सॉरी इसका प्रयोग किस में करेंगे? फूड सिंथेसिस में। फूड सिंथेसिस में। और सीधी सी बात है कि ये सोलर एनर्जी को एंट्रैप करने में कैसे अपन बात रहे कैपेबल हैं, कैसे समर्थ हैं? तो आप कहते हो कि बेटा बाय द एंट्रैपिंग सोलर एनर्जी, है ना, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन ऊर्जा निर्माण, और फिर उसका निर्माण करते हैं शर्करा संश्लेषण, भोजन संश्लेषण यानी शर्करा संश्लेषण में यूज करते हैं, उसको प्रयुक्त करते हैं। अब बेटा ये कैसे समर्थ हैं, ये कैसे कर पाते हैं, सूर्य की एनर्जी को एंट्रैप कैसे कर पाए, है ना, ये जीवाणु? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इन जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ वर्णक उपस्थित होते हैं। भाई झिल्लीपूरित कोशांग क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हो कि थाइलेकोइड तो नहीं होती है, तो ट्रू पिगमेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ वर्णक उपस्थित होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं। यस बेटा, यानी अपन कहते हैं कि किस कारण से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से? तो अपन कहते हैं बेटा सीधी बात कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन। तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, आद्य क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, आद्य क्लोरोफिल, ये वास्तविक क्लोरोफिल तो नहीं है, क्लोरोफिल ए तो नहीं है, लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल, आद्य क्लोरोफिल, है ना। और फिर आप जानते हो कि बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो विरिडिन। और आप जानते हो कि भाई क्लोरोप्लास्ट तो होते नहीं है, ये बिखरे वर्णक होते हैं, कुछ झिल्ली में विस्तार होते हैं, कोशिकांग नहीं होता, बिखरे वर्णक होते हैं। तो आपने सुना होगा प्रोकैट सेल से कई बार क्वेश्चन आ गया, क्रोमेटोफोर्स, क्या कहते हैं उनको अपन? है क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। बोलो। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडिन, इनकी उपस्थिति के कारण जो ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, ये सौर ऊर्जा को एंट्रैपिंग करने में, सौर ऊर्जा को मतलब एंट्रैप करने में समर्थ होते हैं। और जैसे ही सोलर एनर्जी को एंट्रैप्ट कर लेते हैं बाय द एंट्रैपिंग सोलर एनर्जी, तो एटीपी निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होता है। और फिर आप समझ सकते हो कि उस ऊर्जा को किस में काम में लेते हैं? शर्करा संश्लेषण में काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं बेटा? शर्करा संश्लेषण में। अब सीधी सी बात अपन करते हैं बेटा, और इन जीवाणु के कोशिका द्रव्य में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। बात को समझे? अब देखो बेटा जी, अपन बात करते हैं, जैसे अपन स्पेशली एग्जाम की यहाँ बात करते हैं कि भाई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है बैंगनी गंधक जीवाणु, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हरे गंधक जीवाणु। तो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन, है ना। और जो ग्रीन सल्फर उसमें आपका होता है बैक्टीरियो विरिडिन। क्या होता है बेटा जी? बैक्टीरियो विरिडिन। बात को समझे? अब अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया, इनका जो प्रकाश संश्लेषण है वो उच्च पादपों के समान नहीं है, उच्च पादपों से थोड़ा सा क्या है? भिन्न है ना बेटा। तो अपन कहें कि यहाँ जैसे पहले तो अपन एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे बेटा अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता देते हैं कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया,
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यानी अपन कहें कि बैंगनी गंधक जीवाणु, है ना। और अपन कहें कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल बेटा आपको वहां 11वीं का जो चैप्टर ना फोटोसिंथेसिस, वहां भी मिल जाएगा। तो ये हरे गंधक जीवाणु, सही। अब बेटा आप समझ सकते हैं कि जो ये दो वर्णक हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये तो किसमें है, पर्पल सल्फर में। और ये जो बैक्टीरियो विरिडीन है, ये किसमें है, ग्रीन सल्फर में। बात को समझे? यस। अब बेटा जी सीधी सी बात है कि इन जीवाणुओं के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है वो उच्च पादपों से क्या है, थोड़ा भिन्न है। उच्च पादपों से थोड़ा सा क्या है, भिन्न है। वो क्यों है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप कहोगे कि इन जीवाणुओं का जो प्रकाश संश्लेषण है थोड़ा उच्च पादपों से भिन्न है, क्योंकि एक तो उच्च पादपों में वास्तविक क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आद्य क्लोरोफिल, जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, वहाँ वर्णक क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जबकि यहाँ वर्णक झिल्ली विस्तार जो बिखरे हुए वर्णक होते हैं तो क्रोमेटोफोर। तो फिर अपने एक बात कहेंगे बेटा कि ये जीवाणु में होने वाला प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। उच्च पादपों से भिन्न होता है। कैसे होता है बेटा? देखो, पहली बात तो आद्य क्लोरोफिल वर्णक है, दूसरी बात आप दिमाग लगाओ कि जीवाणु में होने वाला प्रकाश उच्च पादपों से भिन्न होता है। कैसे होता है कि देखो बेटा जी, जीवाणु कोशिकाओं के अंदर थाइलेकोइड नहीं होती है तो फोटोसिस्टम सेकंड पीएच सेकंड नहीं होता है, और जब तक पीएच सेकंड नहीं होगा तब तक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो जल का प्रकाशीय गठन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में भाई ये सनलाइट को एंट्रैप कर लेते हैं, उससे एटीपी निर्माण तो हो जाता है, लेकिन अपचायक शक्ति भी चाहिए, रिड्यूसिंग पावर NADPH2। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जो रिड्यूसिंग पावर है, अपचायक शक्ति है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल प्रयुक्त नहीं होता है ना, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड है तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वो नहीं है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता में जल प्रयुक्त नहीं होता है। तो कोई यौगिक या तो अकार्बनिक या कार्बनिक, कुछ अन्य यौगिक ही होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में। यस, इसलिए इनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए क्या करेंगे, नॉन ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक, है ना, यानी अपन बात रही अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बताओ? अनोक्सी। जबकि उच्च पादप क्या करते हैं? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में क्या होता है, जल होता है। क्लियर बेटा? तो अपन सीधी सी बात कहें कि जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की विमुक्ति नहीं होती, और ऐसे प्रकाश संश्लेषण को अपन क्या कहते हैं, एन ऑक्सीजेनिक। बता दो आप चाहे, एन ऑक्सीजेनिक। तो आप यहां कहते हैं कि भी बैक्टीरिया एन ऑक्सीजेनिक, मतलब है अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करते हैं। अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके प्रकाश संश्लेषण में क्या रिलीज नहीं होती, O2 रिलीज नहीं होती। बात को समझ रहे हैं? तो इनके प्रकाश संश्लेषण में क्या रिलीज नहीं होती, O2 रिलीज नहीं होती है बेटा। तो ध्यान से सुने फिर देखो, भाई O2 रिलीज क्यों नहीं होती? फर्स्ट बात, O2 रिलीज क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो फोटो सिस्टम सेकंड PS सेकंड एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्यों बेटा? क्योंकि थाइलेकोइड नहीं होती।
थाइलेकोइड, ग्रेना थाइलेकोइड होता है ना, थाइलेकोइड नहीं होती है। सही। तो फिर आप क्या कहोगे कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दाता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल प्रयुक्त नहीं होता है, जल प्रयुक्त नहीं होता है। और जब जल प्रयुक्त नहीं होता है तो जानते हो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आती है? जल से आती है। बात को समझ रहे हो ना? एक तो सनलाइट के एंटी एटीपी बन जाती है, फिर जल का प्रकाशीय ग्रहण होता है, तो आप जानते हैं NADPH2 और ऑक्सीजन निकल जाती है। तो फिर एटीपी और NADPH2 केल्विन साइकिल होता है, डार्क रिएक्शन होती है, तो वहां CO2 फिक्सेशन के अंदर काम में आते हैं ना, रिड्यूसिंग पावर के रूप में एटीपी और NADPH2। तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में क्या नहीं होता? जल नहीं होता है। जबकि अन्य कोई अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक होता है। बोलो बेटा, है ना? और उच्च पादपों में जल प्रयुक्त होता है, जल प्रयुक्त होता है। तो उनका जो वो बीजीए से स्टार्ट हो जाता है, तो उनका जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऑक्सीजेनिक है। हाँ ना बेटा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अतः इन जीवाणुओं का प्रकाशन क्या है? एनऑक्सीजेनिक है, नॉन ऑक्सीजेनिक है। बात को समझ गए? और वो क्यों होता है मैंने बता दिया। अब अपन एक सारणी बनाएंगे कि किस बैक्टीरिया में तो किस टाइप का पिगमेंट है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल नहीं है, तो उस बैक्टीरिया में क्या प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता में प्रयुक्त क्या होता है, वो एक सारणी बना देंगे। और फिर विषम पोषी पोषण। यस बेटा, आप देखो बेटा, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में जो फोटो ऑटोट्रोप मैंने आपको समझा, उसकी मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया कि फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। अब आपको मैंने कह दिया कि भाई जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल प्रयुक्त नहीं होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में या तो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो इस कैटेगरी पे ऊपर इन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को प्रकाश स्वपोषी जीवाणु, और ये प्रकाश स्वपोषी जीवाणु बेटा एनऑक्सीजेनिक मतलब अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, यानी इनके प्रकाश संश्लेषण में O2 रिलीज नहीं होती है। बात को समझे? तो अब इनकी दो कैटेगरी है, फोटोलिथोट्रोपिक यानी ऐसे प्रकाश स्वपोषी जीवाणु जिनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कोई अकार्बनिक पदार्थ हो, तो उस श्रेणी को आप कहते हो प्रकाश अकार्बनिक स्वपोषी, फोटोलिथोट्रोपिक। यस। अब आप समझ सकते हो कि इनको देखो, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कि पहला आपको दे रखा बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बेटा, समझ रहे हो ना? बैंगनी गंधक जीवाणु, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बैंगनी गंधक जीवाणु, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये आ गया ना बैंगनी गंधक जीवाणु। और इस बैंगनी गंधक जीवाणु में जो प्रमुख डोमिनेंट वर्णक होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो होता है, फिर जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, क्या होता है बताओ? बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये साथ ध्यान से दो ना, बैक्टीरियो परप्यूरिन। बात को समझे? और इसका एग्जाम्पल है क्रोमेशियम। बताओ क्या एग्जाम्पल है? क्रोमेशियम। ये एग्जाम्पल है क्रोमेशियम, CHROMATIUM, क्रोमेशियम, ये एग्जाम्पल है। बोलो। तो इस बैक्टीरिया में क्या है कि डोमिनेंट जो सबसे प्रमुख वर्णक है वो बैक्टीरियो परप्यूरिन है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कोई अकार्बनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक सल्फर। फिर दूसरी कैटेगरी आती है ग्रीन सल्फर, हरे गंधक जीवाणु। और हरे गंधक जीवाणु में जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो है बैक्टीरियोविरिडिन। और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? H2S। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन सल्फर ना, H2S। और एक क्लोरोबियम, इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोबियम। तो ये आपको वहाँ 13वें चैप्टर में जो फिजियोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में दोनों एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे। बोलो हाँ है ना? क्लियर? और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में H2S है, तो दोनों में इनऑर्गेनिक है, और मुख्य वर्णक भी आ गया आपका। बोलो यस, परप्यूरिन और विरिडिन। क्लियर? अब बेटा आपके होते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, प्रकाश कार्बनिक स्वपोषी, कि यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में इनऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एथेनॉल हो सकता है, कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। यस, कोई ना कोई कार्बनिक यौगिक होगा। तो वही बात आपका पर्पल नॉन सल्फर
है ना, पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर। तो पर्पल नॉन सल्फर तो भाई वो बैंगनी अगंधक और हरे गंधक, तो वर्णक तो वही होंगे, बैक्टीरियो परप्यूरिन, यहाँ पर बैक्टीरियो परप्यूरिन, यहाँ पर क्या बैक्टीरियो परप्यूरिन, यस बेटा परप्यूरिन, और यहाँ बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, यस और नो। तो बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडीन, है ना। लेकिन कोई ना कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप में कौन आएगा, कोई ऑर्गेनिक यौगिक आएगा। क्या आएगा बेटा जी, ऑर्गेनिक, है ना, नॉन सल्फर एलिफेटिक, यहाँ नॉन सल्फर एलिफेटिक कंपाउंड होगा, नॉन सल्फर एलिफेटिक यौगिक होगा, बोलो हाँ है ना। और आप समझ रहे हैं बेटा, तो कोई ना कोई आप समझ रहे हैं बेटा कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे प्रोपेनिक एसिड रही है, तो यहाँ बैक्टीरियो परप्यूरिन, यहाँ बैक्टीरियो विरिडीन, बात को समझ रहे हैं। अब जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आपका हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम, इसमें आपका कौन आ जाएगा, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम हो जाएगा, कौन हो जाएगा बेटा, रोडोस्पाइरिलम। और रोडोसुडोमोनास, रोडोस्पाइरिलम, रोडोसुडोमोनास, ये हो जाएंगे इस कैटेगरी में, आया ना, रोडोस्पाइरिलम और रोडोसुडोमोनास। और यहाँ अपन बात करें कि जो ग्रीन नॉन सल्फर है, यहाँ जो क्लोरेनिमा, यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, क्लोरेनिमा, यहाँ एग्जाम्पल आपका क्लोरेनिमा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बेटा जी देखो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप इन जीवाणुओं में H2O यूज नहीं होता है, तो O2 लिबरेट नहीं होती है, तो ये एनऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इनमें pH सेकंड भी नहीं होता है। तो मैंने आपको हर कैटेगरी हर चीज बता दी, बोलो बोलो। और जैसे मैं अपन बात रही इनके लिए एक रिएक्शन की बात करूं कि जैसे ये CO2, ये तो इसका होगा, लेकिन इसका इस इनऑर्गेनिक इस कच्चे पदार्थ को स्थिरीकृत करने के लिए एक तो ATP चाहिए, तो वो तो सनलाइट से ट्रैप कर लेते हैं, और एक NADPH2 चाहिए। तो वहां अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता रिड्यूसिंग पावर बनाने में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता अगर जल आ जाए तब तो O2 रिलीज हो जाएगी और NADPH2 बन जाएगा। लेकिन अगर जल नहीं आए और कोई अलग ही चीज आए, जैसे CO2 प्लस H2S, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता में H2S आए, क्या है बेटा H2S, तो देखो कि यहां जब संश्लेषण होगा तो शुगर तो बनेगी भाई, शुगर तो बनेगी, बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, शुगर तो बनेगी, है ना। लेकिन आगे आप जानते हो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, वो सल्फर और सल्फर का कोई अदर ऑक्सीडाइज बनेगा, सल्फर, है ना। ये मैं रिएक्शन बता रहा हूं इसकी, जहां H2S आप यूज कर रहे हो, तो CO2 H2S, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप में कौन है H2S है, तो शुगर शर्करा संश्लेषण हो जाएगा। लेकिन सल्फर या अदर, सल्फर का अदर ऑक्सीडाइज्ड कोई यौगिक बनेगा, बोलो, और जल निकल जाएगा, बोलो यस। लेकिन यहां ये नहीं यूज हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अनोक्सी होगा, क्या होगा बताओ, अनोक्सी, बात को समझ रहे हैं अच्छे से। तो ये आपको मैंने सारी बात बताई, सोपोसी, और सोपोसी जीवाणु रसायन सोपोसी भी हो सकते हैं और प्रकाश सोपोसी भी हो सकते हैं। अब अपन बात करें बेटा, लेकिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया सोपोसी या विषमपोषी। तो जो ज्यादातर बैक्टीरिया प्रकृति में, मोस्ट मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी, जो अपन बात करें कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया है, अधिकांश जीवाणु प्रकृति में वो क्या है बेटा, विषमपोषी। प्रकृति के अधिकांश जीवाणु क्या है बेटा, विषमपोषी। तो अपन हेडिंग डाल रहे हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। तो प्रकृति के अधिकांश जीवाणु विषमपोषी हैं। कैसे हैं बेटा, विषमपोषी, अर्थात ये रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ अकार्बनिक CO2 से है, तो रॉ मटेरियल से भोजन संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। दे कैन नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कच्चे पदार्थों से, अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। ये अपना भोजन अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। या तो ये जीवाणु मर्त या अपघटित पादपों, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मर्त और अपघटित पदार्थों, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पोषण प्राप्त करते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवित जीवधारियों से, जानते हो ना, होस्ट पैरासाइट, तो अन्य जीवित जीवधारियों में पैरासाइट के रूप में क्रिया करेंगे। तो बेटा देखो, जानते हो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, विषमपोषी पोषण को, विषमपोषी पोषण को फिर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक कैटेगरी है सैप्रोट्रॉप्स, मर्तोपजीवी, आप जानते हो ये होते हैं डीकंपोजर, अपघटक, डीकंपोजर्स, अपघटक। आपको अच्छे से पता है कि ये बिल्कुल डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेट्रिटस अपरद है, मर्त पादप भाग या मर्त जंतु और उनका मलमूत्र,
तो डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो जटिल कार्बन पदार्थ हैं ये पहले एंजाइम सिक्रेट करते हैं और फिर उन जटिल कार्बन पदार्थों सेलुलोज को ग्लूकोज में या प्रोटीन को अमीनो अम्लों में सरल में बदलते हैं और फिर एब्जॉर्प्टिव अवशोषणी पोषण करते हैं, सैप्रोट्रोफ, ऑस्मोट्रोफ, मर्तोपजीवी। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं। और या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग एनिमल या प्लांट पर पैरासाइट के रूप में रहें, लिविंग प्लांट या एनिमल पर पैरासाइट के रूप में रहें, लिविंग प्लांट और एनिमल पर पैरासाइट के रूप में रहें और पोषण प्राप्त करें तो पैरासिटिज्म होती है, आप अच्छे से जानते हैं, वो भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही है। बात को समझे। और सिम्बायोंट या किसी के साथ सहजीवी रूप में रहकर, ये अपन बात करें कि सहजीवी रूप में रहकर ये उससे पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, विषम पोषण। और अधिकांश जीवाणु क्या है, विषम पोषी। अब बेटा लाइन पे आ जाओ आप। बैक्टीरिया स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषम भी। स्वपोषी में रसायन स्वपोषी हो सकते हैं, प्रकाश स्वपोषी भी। और रसायन स्वपोषी इस पृथ्वी पर केवल बैक्टीरिया हैं। और फिर अधिकांश बैक्टीरिया विषम पोषी, जिसमें मर्तोपजीवी, परजीवी, सहजीवी। इसलिए सबसे ज्यादा प्रकार की केमिकल रिएक्शन कौन करते हैं, बैक्टीरिया। इसलिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें है, बैक्टीरिया में। तो बेटा मस्त रूप से आपको एक एक वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन टू लाइन समझाए बेटा। मस्त रहें, अच्छे रहें, क्लियर। और आपके सराउंडिंग जो अच्छे बच्चे हैं ये कंसेप्ट वाइज आपको समझाया है और बताएंगे इसमें और अच्छा करेंगे। तो इस लेक्चर में थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा लेंथ हो गया था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिप्रोडक्शन के साथ कुछ बातें करके रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सॉरी रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, जीवाणु में जनन आपको समझाएंगे। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।